आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 4 अगस्त 2026 की शाम और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। ये रहीं अब तक की सुर्खियां। अमेरिका में आग ने मचाई ऐसी तबाही, पूरा शहर बन गया राख का मैदान। अमेरिका में आग से भाग रहे लोग, कश्तियों में बचाई जिंदगी, पीछे चलता रह गया सब कुछ। हूथीस ने फिर सऊदी अरब पर किया बड़ा वार, इस बार निशाने पर रहा बेहद अहम टारगेट। क्या ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान पर डाला जा रहा इस्तीफा देने का दबाव? आखिर खुद सामने आकर क्यों देनी पड़ी पेजेश्कियान को सफाई? रूस में एक बार फिर हुआ बड़ा धमाका, यूक्रेन ने इस बार किस अहम ठिकाने को बनाया निशाना, बताएंगे हम। पाकिस्तान में कुदरत का कहर, सैलाबी रेला सब कुछ बहा कर ले गया। और यूनान में भी आग बेकाबू, अमेरिका के बाद अब यूरोप पर मंडराया नया खतरा। शुरुआत करते हैं शो की। नेचुरल डिजास्टर की खबरें ज्यादा हैं। अमेरिका में आग का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वॉशिंगटन स्टेट में हर तरफ जंगल धधक रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही स्पोकेन में लगी आग ने मचाई है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से हम आपको अमेरिका में आग से मची तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड का अमला, हेलीकॉप्टर्स और फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि जहां तक नज़र जाती है सिर्फ जले हुए घर, दुकानें, इमारतें और राख ही दिखाई देती है। 4 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पोकेन के किनारों पर 3 बड़े जंगलों में लगी आग अब तक 700 से ज़्यादा मकानों और दूसरी इमारतों को तबाह कर चुकी हैं, जबकि 60,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर निकलना पड़ा और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 8,000 एकड़ से ज़्यादा इलाका जल चुका है और सबसे हैरानी की बात यह है कि फायर फाइटर्स अभी तक आग पर ज़रा सा भी कंट्रोल हासिल नहीं कर सके हैं। दोस्तों, सिर्फ घर और दुकानें ही नहीं बल्कि कई चर्च भी इस आग की चपेट में आकर तबाह हो चुके हैं। उधर रिपोर्ट्स में भी ये कहा गया है कि पूरे वॉशिंगटन स्टेट में इस वक्त 17 बड़ी जंगल की आग धधक रही है, जिन्होंने करीब 2.5 लाख एकड़ से ज़्यादा इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं पड़ोसी सूबे ओरेगन में भी हालात बेहद ख़राब हैं, जहां 20 लाख एकड़ से ज़्यादा इलाका जल चुका है और इसे पिछले 30 सालों का सबसे ख़तरनाक फायर सीज़न बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पोकेन की आग के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर जानबूझकर आग लगाने का इल्ज़ाम है, जबकि बाकी आगे की वजह का पता लगाने के लिए तफ्तीश जारी है। यानी अमेरिका इस वक्त सिर्फ जंगल की आग से नहीं लड़ रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ तबाही का दायरा और बढ़ता जा रहा है और हज़ारों लोग अब भी इस इंतज़ार में हैं कि क्या कभी वो अपने घर को दोबारा देख पाएंगे या उन्हें लौटने पर सिर्फ राख ही नसीब होगी, अपने उस आशियाने की जिसे उन्होंने पाई पाई करके जोड़कर बनाया था। स्पोकेन वॉशिंगटन में है और वॉशिंगटन के बराबर में है दूसरा सूबा ओरेगन। आग अब एक सूबे से दूसरे सूबे में फैल रही है। गर्मियों के मौसम में अमेरिका में अक्सर आग लग जाती है, लेकिन यह आग बहुत कुछ याद दिलाती है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में लगी आग अब ऐसे मंजर दिखा रही है जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे पूरा इलाका किसी जंग के बाद का मलबा बन चुका हो, जैसे गजा की जंग के बाद का मलबा। लोग अपनी जान बचाने के लिए कश्तियों के ज़रिए, नावों के ज़रिए भाग रहे हैं और पीछे उनका सब कुछ आग की लपटों में खाक होता जा रहा है। दोस्तों, हम पिछले कई दिनों से आपको वॉशिंगटन स्टेट में लगी जंगल की आग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब जो मंजर सामने आया है वो पहले से भी ज़्यादा खौफनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पोकेन में लगी आग इतनी तेज़ी से फैल रही है कि उसने स्पोकेन नदी तक को पार कर लिया है और कई लोगों को अपना घर छोड़कर सिर्फ ज़रूरी सामान लेकर कश्तियों के ज़रिए निकलना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे वॉशिंगटन स्टेट में इस वक्त 15 बड़ी जंगल की आग धधक रही है, जिन्होंने करीब 1,01,000 हेक्टेयर से ज़्यादा इलाका जला दिया है। हर जगह से अलग रिपोर्ट है, अलग आंकड़े हैं। बताया गया है कि अब तक 700 से ज़्यादा, 600 से ज़्यादा घर और दूसरी इमारतें या तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं या उन्हें भारी नुकसान पहुँचा है, जबकि करीब 60,000 लोगों को अपने घर छोड़कर निकलना पड़ा है। दोस्तों, सामने आई तस्वीरों में पूरी कॉलोनियाँ राख में तब्दील नज़र आ रही हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तक पिघल चुकी हैं और जहां कल तक घर खड़े थे, आज वहां सिर्फ जली हुई ज़मीन और मलबा बचा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक किसी की मौत या ज़ख्मी होने की ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन लोकल अथॉरिटीज़ का कहना है कि अभी भी कई इलाकों तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, इसलिए असली नुकसान का अंदाज़ा लगने में या लगाने में वक्त लगेगा। यानी अमेरिका के वाशिंगटन स्टेट में आग अब सिर्फ जंगल में नहीं जल रही, बल्कि पूरी पूरी बस्तियां निगलती चली जा रही है और हज़ारों लोग इस इंतज़ार में हैं कि जब वो लौटेंगे तो क्या पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट ने या हूथी लड़ाकों ने एक बार फिर सऊदी अरब पर बड़ा हमला कर दिया है और इस बार निशाना बना है सऊदी अरब का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब सऊदी अरब और हूथियों के बीच तानातनी एक बार फिर तेज़ होती दिखाई दे रही है। 4 अगस्त की शाम 5 बजे के बाद सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की आर्म्ड फोर्सेस ने सऊदी अरब के नजरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया है। यमन की आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने यह दावा किया है कि ड्रोन ने एयरपोर्ट के अंदर मौजूद एक सेंसिटिव टारगेट को बिल्कुल सटीक निशाना बनाया। अब वो सेंसिटिव टारगेट क्या था वो याहिया सारी ने नहीं बताया। याहिया सारी का कहना है कि यह हमला सऊदी अरब की तरफ से यमन के सादा और हज्जा इलाकों की एयर स्पेस में बार बार ड्रोन भेजे जाने के जवाब में किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि हम सऊदी अरब को बता देना चाहते हैं कि हमारे एयर स्पेस की किसी भी खिलाफ वर्जी को बिना जवाब दिए छोड़ा नहीं जाएगा। यानी हूथियों ने साफ कर दिया है कि अगर सऊदी अरब ने यमन के एयर स्पेस में अपनी कार्रवाई जारी रखी तो उसके अहम टारगेट भी लगातार निशाने पर आते रहेंगे। अब अगली खबर एक सवाल के साथ, क्या ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान पर इस्तीफ़ा देने का दबाव डाला जा रहा है? आखिर उन्हें खुद सामने आकर इन अफवाहों की तरदीद क्यों करनी पड़ी? क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या फिर ईरान के अंदर वाकई कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी खबर बाहर नहीं आने दी जा रही? दोस्तों, पिछले कई दिनों से अलग अलग मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया पर ये दावे किए जा रहे थे कि मसूद पेज़ेश्कियान कई बार अपना इस्तीफ़ा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को भेज चुके हैं, लेकिन अब ईरानी प्रेसिडेंट को खुद सामने आकर इन तमाम दावों को खारिज करना पड़ा। 4 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ये शाम को रिपोर्ट आई, मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अगर उन्हें इस्तीफ़ा देना होता तो वो उसे छुपाते नहीं बल्कि खुद ऐलान करते। उन्होंने साफ कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा और अपना काम जारी रखूंगा। पेज़ेश्कियान ने उन दावों को भी गलत बताया जिनमें ये कहा जा रहा था कि उनके और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई या ईरानी फ़ौज के बीच किसी तरह के इख्तलाफात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत, सुप्रीम लीडर और मुसल्लह अफवाज, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी और IRGC सब पूरी तरह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही अपनी जगह मौजूद है कि आखिर ऐसी नौबत आ ही क्यों गई कि ईरान के प्रेसिडेंट को खुद कैमरे के सामने आकर इस्तीफ़े की अफवाहों की तरदीद करनी पड़ी? क्या ये सिर्फ बेबुनियाद अफवाहें थीं या फिर ईरान की सियासत के अंदर वाकई कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई? फ़िलहाल इन सवालों का कोई ऑफिशियल जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब किसी मुल्क का प्रेसिडेंट खुद इस्तीफ़े की खबरों पर सफाई देने लगे तो सवाल और भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। अगर ये सिर्फ एक ब्लेम गेम होता, ये इल्ज़ाम और अफवाहें होती, तो प्रेसिडेंट जैसा एक अहम शख्स जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा है सुप्रीम लीडर के बाद, वो क्यों आएगा सामने? अगर ईरान इंटरनेशनल जैसे ईरानी निज़ाम मुखालिफ वेबसाइट, अखबारों ने कुछ लिख भी दिया तो क्यों आएगा पेज़ेश्कियान जैसा शख्स सामने? कुछ अंदर हो सकता है। अब ईरान कुछ आने वाले से माने ना माने, लेकिन हर जगह उथल पुथल पॉलिटिकल होती है। आगे बढ़ते हैं। रूस के अंदर एक और बड़ा धमाका हुआ है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के सबसे बड़े कमर्शियल वेयरहाउस को निशाना बनाया है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने अब रूस के कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार टारगेट करना शुरू कर दिया है और इस बार फिर से निशाना बना है वाइल्ड बेरीज का एक और बड़ा वेयरहाउस। पिछले कई दिनों में कई ऐसे वेयरहाउस इसी कंपनी के हिट किए जा चुके हैं। 4 अगस्त को जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आप ड्रोन को जाते हुए हिट करते हुए उसके बाद आग लगे हुए देख रहे होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के लेनिनग्राद रीजन के क्रॉस्नी बोर गांव में मौजूद वाइल्ड बेरीज के बड़े वेयरहाउस पर ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ, आग भड़क उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वेयरहाउस 1 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा रकबे में फैला हुआ है और यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद उसके बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है।
दोस्तों, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन लगभग हर रोज रूस के किसी न किसी बड़े वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस को निशाना बना रहा है, जिससे रूस की सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यानी जंग अब सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगातार इस टकराव की चपेट में आता जा रहा है और इससे रूस की अंदरूनी सप्लाई और कारोबार पर भी असर पड़ने लगा है। हम फिर से नेचुरल डिज़ास्टर की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर टूट पड़ा है। देखते ही देखते सैलाबी रेला और कीचड़ के बड़े बड़े रिले सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गए। पुल टूट गए, रास्ते कट गए और पूरा इलाका दुनिया से कटता दिखाई दे रहा है। 4 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट्स और तस्वीरों के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की चित्राल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद शीशी कोह वैली में अचानक आए फ्लैश फ्लड और मड फ्लो ने भारी तबाही मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज़ सैलाबी रिले की वजह से कई पुल पूरी तरह से तबाह हो गए, पानी में बह गए, जबकि कई सड़कें भी बुरी तरह से टूट गईं, जिससे आने जाने का ताल्लुक कट गया। सामने आई तस्वीरों में पानी और कीचड़ का तेज़ रेला पुलों और दूसरी तामीरात को अपने साथ बहाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि लोकल लोग महफूज जगहों की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बात ग्रीस की। ग्रीस यानी यूनान में आग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ अमेरिका धधक रहा है, दूसरी तरफ यूनान या यूं कहें कि यूरोप सुलग रहा है। जंगल भी ग्रीस के लगातार आग की चपेट में आते जा रहे हैं। तेज़ हवाओं और सूखे मौसम ने आग को इतना ख़तरनाक बना दिया है कि कई इलाकों से लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा और कई मकान आग की चपेट में आ चुके हैं। 4 अगस्त को सामने आई तस्वीरों में और रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि यूनान के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कई जंगलों की आग धधक रही है, जिन पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला लगातार कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आग की वजह से कई इलाकों को लोगों से खाली करवाना पड़ा है, जबकि कई रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर नेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ एथेंस के आंकड़ों के हवाले से ये बताया गया है कि पिछले 9 सालों में यूनान के आर्टिका रीजन में करीब 70,000 हेक्टेयर इलाका जल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ वेस्टर्न आर्टिका में लगी ताज़ा आग ने ही करीब 14,000 हेक्टेयर इलाकों को राख में तब्दील कर दिया है। हालांकि अथॉरिटीज़ का कहना है कि असली नुकसान का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। दोस्तों, यानी आग अब सिर्फ अमेरिका की मुश्किल नहीं रही, यूरोप भी उसी तरह जंगल की आग से जूझ रहा है और हर गुजरते दिन के साथ तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। ये जंगलों की तबाही है। मुझे उसके आसपास रहने वालों और जंगल के अंदर रहने वाले बेगुनाह बेजुबान जानवरों की बड़ी फिक्र है। 1-2 खबरें यहाँ से। प्रेस टीवी एक्स्ट्रा ने ये वीडियो शेयर किया है। चाइना में भी जो है लियोंग जगह है, वहाँ पर आज ज़बरदस्त आंधी तूफान आया और आप कुदरत की ताकत का अंदाज़ा लगाइए। एक झटका आया और पेड़ उखड़कर गिर गया। अगर इसमें जेसीबी भी मारेंगे ना तो पेड़ थोड़ी देर लचकेगा, फिर दोबारा ला के मारेगा, फिर नीचे गिरेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, तेज़ आंधी है मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। लेकिन कभी कभी कुदरत को ऐसा गुस्सा आता है कि शाख फिर चाहे जितनी लचक जाए, आंधी पटक देती है। तो आज लोग जो बड़ी सख्ती कर रहे हैं दूसरे लोगों पर, बड़े सख्त बने हुए हैं, खून बहा रहे हैं, वो ये याद रखें कि कुदरत की आंधी कभी भी चल सकती है। जिनके हाथ में डंडा है, गन है, जिनके हाथ में एयरक्राफ्ट हैं या बुलडोज़र है, जो कोई भी अपने आप को ये सोच रहा है कि वो ख़त्म नहीं होगा, उसका दौर ख़त्म नहीं होगा, उन्हें इन आंधियों से सबक लेना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जिन पेड़ों को पटका है, उन्हें भी यही लगता था कि अभी तो हम शुरू हुए हैं, अभी तो पिछले साल ही कोपले फूटी थी, अभी तो हम बहुत मजबूत हैं, अभी तो गिरने में वक्त लगेगा, कोई कभी भी गिर सकता है। सॉरी अगर आपको ये बातें किसी को बुरी लगी हो तो, लेकिन ये हकीकत है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और ये बताया गया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर की तस्वीरें हैं, दावा किया जा रहा है और कहा है कि इसको स्पेस से मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही मिसाइलों समेत इस पर बम गिरा दिया अमेरिका ने, और इसका ये हाल हो गया। लॉन्चर पूरा फटा पड़ा है और नीचे जो है वो आपको एक वीडियो में दिख भी जाएगा कि मिसाइल का जो पिछला हिस्सा है
وہ پڑا ہوا ہے. تو ایران کا کافی نقصان ہوا ہے اس جنگ میں, ایسا نہیں ہے, بھاری نقصان ہوا ہے. اور بتایا جا رہا ہے یہ بول چال کے حساب سے جو فارسی بولنے کا ایکسنٹ ہے, اس بول چال کے اس لینگویج ایکسنٹ کی وجہ سے کہا جا رہا ہے مے بی یہ تبریز کا علاقہ ہوگا جہاں پر یہ اٹیک ہوا تھا اور جہاں پر یہ لانچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا ایران کا. خبریں ختم ہوئی سر. آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے, جنہوں نے سبسکرائب نہ کیا ہو وہ کر لیں, اور ہم ایک بڑے مائل سٹون کی طرف بڑھنے والے ہیں. مدتوں میں ہم 1 ملین کراس کر لیں گے. میں جھوٹ کا سہارا لیتا تو میں بہت آگے نکل جاتا. میں شور مچاتا, گالی دیتا, ایجنڈا چلاتا تو کب کا آگے نکل جاتا. میں ایلین سے گائے کا دودھ پلواتا تو میں آگے نکل جاتا. کہیں پرمانو بم گرا دیتا تو آگے نکل جاتا. لیکن سچ کا سفر بہت ہلکے ہلکے چلتا ہے, لیکن لمبا چلتا ہے, آرام سے چلتا ہے. اور میں جس سفر میں ہوں اس میں بڑا خوش ہوں الحمدللہ, ہر سانس پہ کہتا ہوں. تو ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر ایک طرفہ خبر سننے آتے ہوں تو یاد رکھیے یہ یوٹیوب چینل ہندی نیوز چینلز کی طرح گودی میڈیا نہیں بنے گا, کیونکہ وہاں سے بہت سے لوگ پریشان ہو کر ادھر آئے ہیں, کیونکہ وہاں بھی ایک طرفہ شور چل رہا ہے. کسی ایک کو ولن بنا دیا ہے اور کسی ایک کو ہیرو. وہ یہاں کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ڈھپالیوں کا کام ہے, ڈھولک والوں کا کام ہے. یہاں ڈھولک نہیں بجتی, نہ کبھی بچے گی. یہاں ہر کوئی خبر ہے. پھر بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ کو خبر جنہیں سننی ہے وہ سن لیں گے. تو ان سے بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ لوگ ایک طرف کی خبر سننے آتے ہیں تو آپ بہت غلط جگہ ہیں. آپ انسبسکرائب کر سکتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے خبر ملتی ہے یہاں, تو پھر بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ آپ جو ہیں وہ اخبار اور ویب سائٹس اور ان سے خبر. میڈیا کا کورس ہوتا ہے, ماس کمیونیکیشن جرنلزم میڈیا ٹیکنیکس. آپ نے اگر کبھی پڑھائی کی ہو اس کی, آپ میں سے جو سوال اٹھاتے ہیں, تو خبر ہوتی ہی نیوز ایجنسی سے. نیوز چینلز ANI سے لیتے ہیں, PTI سے لیتے ہیں, ہمارے یہاں رائٹرز سے لیتے ہیں, اور AFP سے لیتے ہیں انٹرنیشنل خبر. سب کا کوئی رپورٹ نہیں ہوتا. یہاں جو یوٹیوب والے کہہ رہے ہیں کہ میری یہ ہے انٹرنل, یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. جو خوش ہونے والے ہیں ان کی نفس پکڑ لی, انہیں ویسے ہی خوش کیا جا رہا ہے. ہمارے جیسے نام والے, میم والے بھی اور ہے والے بھی یہی کر رہے ہیں, تالیاں بجوا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے ہمیں آنکھ ناک کان عقل دیا ہے, بیدار ہیں. ہم سب کی خبر دکھاتے ہیں اور سب سے سوال پوچھتے ہیں, اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا. بھلے اس سفر میں ابھی اور کتنے دن لگ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جواب اسے دینا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ڈھول بجوانے والوں سے کو نہیں دینا. دوسری بات, اگر آپ کو لائیو سیشن آج چاہیے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں, لائیو آئیں, خبریں دیں اور آپ سے بات کریں. سوال اور ٹرولز آر موسٹ ویلکم. پلیز ضرور آئیے, اپنے سوال اٹھائیے, تاکہ میں دنیا کے سامنے آپ کو جواب دے سکوں, اور آپ کی تھوڑی عقل کھل جائے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں اور دنیا میں کیا چل رہا ہے. تھینک یو. سلامت رہیے, خوش رہیے.